दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने 266वें नंबर के लेक्चर को। मैंने आपसे कहा था ना कि कब हम लोग 8000 सवाल की तरफ पहुंच जाएंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे। वो देखिए हम एकदम 8000 के नियर बाई पहुंचने वाले हैं। 7980 सवाल तैयार हो जाएंगे अगर आप आज का वीडियो देख लेंगे तो। ठीक है, ज्योग्राफी का आज ये जो 266वां पढ़ रहे हैं, इस आधार पर ज्योग्राफी का ये 36 नंबर का लेक्चर है। इसके पहले 150 लेक्चर में इतिहास और 80 में संविधान, कुल जोड़ेंगे तो आप यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले दोस्तों बादलों के प्रकार के बारे में कि अलग अलग तरह के जो बादल होते हैं उनके बारे में। से पक्षाप बादल क्या होते हैं, पक्षाप स्तरी क्या होते हैं, कपाशी बादल किसे कहा जाता है, कपाशी पक्षाप किसे कहा, और भी कई वैरायटी हैं। उन सभी वैरायटी के बादल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए। बहुत कम प्राइस में दोस्तों बैच दिया जा रहा है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, आइए सीधे आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। सवाल कर रहा है कि जब, अच्छा, पिछली क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़े थे आर्द्रता के बारे में, कोहरा वगैरह के बारे में पढ़ा गया था, कुहासा के बारे में पढ़ा गया था, और वहीं से हम अपने टॉपिक को पहले स्टार्ट करते हैं, फिर हम बादल वाले सवाल करेंगे। तो लिख रहा है कुहरा घना ना होकर यदि पतला हो, हल्का पतला हो, घना न होकर, यहां देखिए क्या लिखा दोस्तों, न होकर क्या हो जाए दोस्तों, ये पतला हो, तब उसे क्या कहते हैं। जब कुहरा दोस्तों पतला होता है तब इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं धुंध। ठीक है, धुंध को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, धुंध को ही हम फॉग भी कहते हैं या फिर स्मॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉग। ठीक है, धुंध को ही हम क्या कहते हैं, फॉग या स्मॉग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, धुंध कहेंगे अपने भाषा में, आप समझिएगा कब, जब कोहरा पतला हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए दोस्तों, पतला हो तब। अच्छा, अगला सवाल देखिए, कह रहा मौसम विज्ञान में किस अवस्था के को निचले वायुमंडल की पारदर्शिता या दृश्यता प्रभावित करने वाला कारक माना गया। ठीक है, कह रहा मौसम विज्ञान में कौन है जो दृश्यता को प्रभावित करता है। तो दृश्यता को कौन प्रभावित करता है दोस्तों, यही जो धुंध है। ये धुंध दोस्तों याद रखेगा, कभी कभी कोहरे कुहासे से हटकर भी दोस्तों धुंध होता है, जिसे हम धुआंसा कहते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कभी ये प्रदूषण के कारण भी होता है, कभी दिल्ली का नाम आता है, कभी ऐसी सिटी का नाम आता है जहां बहुत सारी गाड़ियां, उनसे प्रदूषण बहुत निकलता है। इस वजह से दोस्तों आसमान में हमेशा धुंध छाया रहता है, आपने पढ़ा होगा। या फिर किसी ऐसे सिटी के बारे में भी आपने सुना होगा न्यूज में, चर्चा में, कि भाई वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, वहां से धुएं निकलते हैं, वहां भी धुंध छाया होता है। तो ये उसी के बारे में दोस्तों सवाल कर रहा है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है, अक्सर ज्वालामुखी उद्गार, दोस्तों जहां पर ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वहां उद्गार के बाद वहां के वातावरण में छाने वाला जो कोहरा होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, ये जो कोहरा होता है, जो हमारे यहाँ कोहरा पड़ता है दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में, घाटियों वगैरह में, वो कोहरा तो दोस्तों वायुमंडल में जो हवा में नमी होता है उसके ठंडा होने की वजह से होता है। लेकिन ये जो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो कोहरा पड़ता है, ये हम लोगों वाला कोहरा नहीं है, ये उससे हटकर दोस्तों इसे हम बोलते हैं धुआंसा। क्या कहते हैं, इसे नाम दिया जाता है धुआंसा का। ठीक है, बस ये मौसम में धुंध ऐसा हो जाता है ना, उस वजह से हम इसे कोहरा कह देते हैं। एक्चुअली में कोहरा नहीं होता है उस तरह का, ये धुआंसा होता है। ठीक है, और ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ऐसा होता है। एक आध सवाल और देखिए इससे संबंधित, कह रहा किस परिघटना को स्मॉग या धुएं का कोहरा भी कहा जाता है। स्मॉग या धुएं का कोहरा किसे कहा जाता है, ये जो धुआंसा होता है दोस्तों, धुआंसा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, याद रखेगा ज्वालामुखी विस्फोट से। किससे होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दोस्तों ये धुआंसे का निर्माण होता है, जिसे धुएं का कोहरा कहते हैं, जिसे स्मॉग कहते हैं। कुल मिला जुला के ना इसका जो बेस है, बेस मतलब क्या हो गया, आधार। इसका जो आधार है वो आधार क्या दोस्तों, इसका आधार है प्रदूषण। क्या आधार है, प्रदूषण इसका आधार है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, कह रहा धुआंसा किस अवस्था से पहले निर्मित होता है, किसके पहले निर्मित होता है तथा उससे ज्यादा घना और लंबी अवधि का माना जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कुहरा या फिर हम बात करें कुहासा का, ठीक है, तो कुहरा और कुहासा से दोस्तों ये पहले क्या होता है, निर्मित होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम धुआंसा कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखेगा। और लंबे समय तक क्या प्रदूषण तुरंत के तुरंत हट जाएगा वायुमंडल से, नहीं, ये लंबे समय तक दोस्तों बना रहता है। कह रहा जिन नगरों में बहुत ज्यादा औद्योगिक कारखाने स्थित होते हैं, जिनसे दिन रात धुआं निकलता रहता है, वहां वातावरण में किसके कारण दृश्यता प्रभावित होता है, क्योंकि निकलता धुआं है, इसी धुएं से दोस्तों शब्द बनता है धुआंसा।
क्या बनता है शब्द? धुआंसा। इस धुआंसा में होता है क्या दोस्तों? जो धुएं के कण होते हैं दोस्तों, धुएं का कण दोस्तों फैल जाता है, जिसे हम पार्टिकुलर मैटर कहते हैं, ठीक है, पीएम कहते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे दोस्तों कण होते हैं, ये सांस लेने के दौरान हमारे शरीर में भी चले जाते हैं और हमें इन्फेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रदूषण है, इसके बारे में जानिएगा। अगला सवाल दे रहा है सूर्य ताप। सूर्य ताप मतलब सूर्य से आने वाली उष्मा, ठीक है। कह रहा है सूर्य ताप का मतलब क्या हो गया? सूर्य की उष्मा, ठीक है। कह रहा है सूर्य ताप द्वारा जल का भाप बनकर उड़ जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। जल मतलब क्या हो गया? द्रव, और द्रव कहां चला गया? क्या हो गया दोस्तों? गैस बन गया। तो द्रव का गैस बनना ये क्या कहलाता है दोस्तों? इसी को तो हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? इवेपोरेशन, या इसी को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। कुछ ऐसा थोड़े पूछ दिया सवाल की जो बहुत कठिन है। हाँ, यही अगर गैस जो है अगर ये द्रव अवस्था में पुनः बदल जाए तब उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तब उसे हम संघनन कहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। लिख रहा है सूर्य ताप द्वारा जल वाष्पीकृत होकर बदल जाता है, ठीक है। दोस्तों पहले क्या था दोस्तों? जल जो था ये द्रव अवस्था में था, जो जल था ये द्रव अवस्था में था। फिर दोस्तों गर्म हुआ, गर्म होने के बाद दोस्तों क्या हो गया? यह गैस अवस्था में आ गया। यह क्या हो गया दोस्तों? गैस अवस्था में, और हमने इसी को नाम दे दिया वाष्पीकरण। क्या दे दिया? इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। कर है सूर्य ताप द्वारा जल वाष्पीकृत होकर किसमें बदल जाता है? तो याद रखेगा वाष्पीकरण में ये जो जल है ये वाष्प के रूप में बदल गया, तभी हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम नाम देते हैं जल वाष्प का। क्या नाम देते हैं? जल वाष्प का। जल वाष्प कोई नया शब्द नहीं है भाई, जो जल वाष्प बन गया उसी को जल वाष्प कह रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि वायुमंडल में जलवाष्प शीतल होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों जब तक वो गर्म है, ठीक है, जब तक गर्म है उसके अंदर उष्मा है, तब तक दोस्तों क्या है? गैस के रूप में है। जैसे जैसे वो शीतल होने लगता है, ठंडा होने लगता है, अब वो संघनित होकर क्या बन जाता है दोस्तों? इसमें संघनन होने लगता है, और संघनन के फलस्वरूप क्या बन जाता है दोस्तों? बादल, और बादल के फलस्वरूप क्या बन जाएगा? वर्षा। यानी क्या कर सकते हैं दोस्तों? धीरे धीरे यह जल के सूक्ष्म कण में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? सूक्ष्म कण में बदल जाएगा, ठीक है। पहले तो संघनन की क्रिया होगी, फिर बादल बन जाएगा, फिर बादल से और बड़ी बूंदें बनेगी तो वर्षा हो जाएगा। अगर छोटी मोटी रहेगी तो एक कुहासा, ओस, ये सब का निर्माण होता रहेगा, बीच वाला केस होता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और तरह के सवाल देखते हैं। कह रहा वायुमंडल में जलवाष्प के शीतल होकर बने जल के सूक्ष्म कणों से किसका निर्माण होता है? फिर से पढ़िए, वायुमंडल में जो जलवाष्प है वही जो पानी गर्म होकर ऊपर गया, ठीक है, जलवाष्प के शीतल होकर बने जल के जो सूक्ष्म कण होते हैं, इनसे दोस्तों किसका निर्माण होता है? बताया तो ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, ठीक है। और बनता दोस्तों निर्माण किसका होता है? तो निर्माण होता है किसका? बादल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इन्हीं सूक्ष्म कणों से किसका निर्माण होता है? बादल का निर्माण होता है। जैसे जैसे शीतल होंगे ये बादल का निर्माण होगा, ठीक है। और ज्यादा शीतल होंगे तो वर्षा हो जाएगी, ठीक है। ये दोस्तों एक कॉमन सी बात है। लिख रहा बादलों की दिशा व गति को किससे मापा जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों, ठीक है। जैसे दोस्तों हम वायुदाब को किससे मापते हैं? वायुदाब को किससे मापते हैं दोस्तों? तो हम मापते हैं दोस्तों वायुदाब को बैरोमीटर से। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। इसी तरह दोस्तों वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है इसे किससे मापते हैं? हम इसको मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से, ठीक है। इसी तरह पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चक्रवात, ठीक है। जो चक्रवात की शक्ति होती है दोस्तों, चक्रवात की जो शक्ति होती है, ठीक है, उससे किससे मापते हैं? उसे मापते हैं टी स्केल द्वारा। किसके द्वारा? टी स्केल द्वारा। उसी तरह यहां पूछ रहा बादलों की दिशा व गति को किससे मापा जाता है? तो इसे किससे मापते हैं? इसे मापा जाता है नेफ्रोमीटर से। किससे मापते हैं दोस्तों? नेफ्रोमीटर से दोस्तों मापा जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, अच्छे से ध्यान दीजिए। अगला सवाल दे रहा है कि मेघाच्छादन। मेघाच्छादन मतलब क्या होता है? मेघ धन आच्छादन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है मेघ धन आच्छादन। जहां आच्छादन का अर्थ होता है घिरा हुआ, घिरा या फिर ढका हुआ। क्या हो जाता है दोस्तों? घिरा या फिर ढका हुआ। यानी मेघाच्छादन मतलब मेघ मतलब हो गया बादल, ठीक है, बादल से ढका हुआ। कर मेघाच्छादन की मात्रा को किससे मापा जाता है? जो पूरा बादल ढके होते हैं इसको मापा जाता है ओक्टास मापन। इसके लिए क्या यूज किया जाता है? ओक्टास मापन। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये सब चीजें पढ़े थे? आप नोट्स खोल के बैठे हैं? आपने चाहे जहां से भी कोचिंग किया, ऑनलाइन ऑफलाइन, चाहे जैसे पढ़ा, ठीक है, या सेल्फ स्टडी भी किया,
तो आप खोल के देखिए अपने नोट्स को कि आपने पॉइंट क्यों नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो सवाल बनेगा, तो आप मुझे यह बता दो कि कैसे आप इस सवाल का जवाब दोगे अगर आपने कभी एक बार भी नहीं पढ़ा है। तो एक बार तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं दोस्तों, पढ़ना ही होगा, ये मान के चलिए। अगला सवाल देखिए, करा मेघ के मुख्य रूप से 3 प्रकार कौन कौन से। ठीक है, मेघ यानी जो बादल है दोस्तों, ये बादल के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ठीक है, कौन कौन सा था दोस्तों? तीनों में पक्षाभ शब्द कॉमन है। एक तो दोस्तों पहला आप कह सकते हैं पक्षाभ बादल, दूसरा कह सकते हैं कपासी बादल, तीसरा कह सकते हैं अस्तरी बादल। ठीक है, अस्तरी बादल। एक बादल और भी कर सकते हैं वर्षा अस्तरी। ठीक है, वर्षा अस्तरी, इस पे स्टार लगा लीजिए, ये अस्तरी के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, इसीलिए मुख्य रूप से किसे किसे माना जाता है? पक्षाभ को, कपासी को और अस्तरी को माना जाता है। यही 3 प्रकार के बादल होते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा मेघ यानी बादल अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा वाला बादल दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा वर्षा करता है? तो उसमें वर्षा अस्तरी जो बादल होता है, अस्तरी के अंतर्गत आता है वर्षा अस्तरी। ठीक है, अस्तरी में क्या आ जाता है दोस्तों? वर्षा अस्तरी आ जाता है ये। ठीक है, तो अगर पूछे सबसे ज्यादा वर्षा किससे होगी तो क्या बताएंगे दोस्तों? वर्षा अस्तरी। इसमें सोचने वाली क्या बात है मुझे बताइए, इसका नाम ही है वर्षा अस्तरी, तो वर्षा क्यों ना हो? बताइए, ज्यादा वर्षा क्यों ना हो? ठीक है, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, ठीक है, वो बरसते नहीं, खाली दिखने वाले बादल होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ये वाले बादल भी होते हैं। ठीक है, बरसने वाले बादल भी हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा किस अवस्था में वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो अत्यंत छोटी, मान के चलिए 10.5 mm से भी दोस्तों कम हो जाती, बहुत छोटी हो जाती हैं दोस्तों। जब एकदम हल्का फुल्का बारिश होता आप क्या कहते हैं मुझे बताइए? वर्षा हो रही, वर्षा में तो भीग जाएंगे। जब एकदम हल्की बारिश होती, सर हम कहते हैं फुहारा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? फुहारा। वही फुहारा जो दोस्तों ये वर्षा की सबसे छोटी बूंदी है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फुहारा कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा नहीं ना जो बहुत कठिन है। देखिए मेरी क्लास में आएंगे तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको इसी क्लास में सारी चीजें याद करा दूं। ठीक है, जितने शिद्दत से, मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसी तरह से मैंने पूरा इतिहास भी आपको पढ़ाया, संविधान भी पढ़ाया, अब आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ा रहा हूं। जब भूगोल समाप्त हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा। वो भी समाप्त हो जाएगा तो चाहे इकोनॉमिक्स की तरफ रुख किया जाएगा, चाहे साइंस की तरफ रुख किया जाएगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा किया जाएगा। ठीक है, ये जो क्लास चलती है दोस्तों, ये क्लास इस तरह की अगर आपको देखनी हो क्लास, तो ये सुबह 9:06 पे दोस्तों ये सारी की सारी हमारी फ्री क्लास जो जीएस वाली चलती है ये मिल जाएगी। इसी तरह से रात को 8 बजे दोस्तों हिंदी की क्लास चलती, बहुत शानदार क्लास है दोस्तों। हिंदी तो मतलब इतनी गजब की हो जाएगी कि पूछिए मत। इसी तरह से रात को 10 PM पे दोस्तों मैं ऐसी क्लास देता हूं जो किताब से हटकर हो। ठीक है, किताब से हटकर कुछ ऐसी बातें जो मतलब एक ऐसी बकैती भी करो ना, ठीक है, अगर आप नॉर्मली भी कुछ चर्चा करो तो कुछ सीखने को मिल जाए। और बहुत कुछ मैं सिखाता हूं आपको, जैसे सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है, जैसे गाड़ियों के टायर काले क्यों होते हैं, ट्रेनों के बारे में कभी कुछ बता दिया, कभी भगवान के बारे में बता दिया, कभी धार्मिक चीजों के बारे में बता दिया कि टीका ही क्यों लगाते हैं, मंदिर में घंटी ही क्यों बजाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सवालों की कमी नहीं है ना। आप आइए, 10 बजे वाला जो शो चल रहा है ना, बहुत प्राइम टाइम शो है दोस्तों। ठीक है, आप समय देंगे तो इतना कुछ सीख पाएंगे कि पूछने वाली बात ही नहीं, और शायद जीवन में यही काम आएगा। ज्योग्राफी हो सकता है काम आए ना आए, लेकिन ये जो 10 PM की क्लास चल रही है ये जरूर काम आएगी। ये आप ये सारी बातें जिससे भी करेंगे ना, वो आपकी बातें बस सुनेगा, ठीक है, उसको लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। तो अगर चाहते हैं सीखना तो आइए। सवाल दे रहा कि फुहार सामान्यतः किस मेघ द्वारा दोस्तों अभी आपने क्या पढ़ा दोस्तों? फुहार क्या होता है दोस्तों? ये वर्षा की अत्यंत छोटी बूंदें होती है। ठीक है, वर्षा की अत्यंत छोटी बूंदें होती दोस्तों, इसमें आपने पढ़ा। और ये बूंदें कितनी, तो आपने पढ़ा लगभग 10.5 mm से भी दोस्तों छोटी हो जाती, इतनी छोटी छोटी बूंदें। अभी सवाल चेंज पूछ रहा है, कह रहा फुहार सामान्यतः किस टाइप के मेघ द्वारा, कौन सा वाला बादल है दोस्तों जिससे होता है? तो याद रखिएगा, आपने पढ़ा अस्तरी बादल, अस्तरी और कपासी अस्तरी, दोनों याद रखिएगा, अस्तरी और कपासी अस्तरी याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 प्रकार के बादलों से दोस्तों फुहार पैदा होता है। ठीक है, वर्षा अस्तरी होता तो भयानक वर्षा होता ना, ये फुहार के लिए केवल अस्तरी कर लीजिएगा, वहां से वर्षा शब्द हटा लीजिएगा।
अगला सवाल दे रहा है कि धरातल से उच्च मेघ। अच्छा दोस्तों मैं ये भी बता दूं, जो मेघ होता है, जो बादल होते हैं, ये बादल ऊंचाई के आधार पर होते हैं, ठीक है, ऊंचाई के आधार पर। और इनकी ऊंचाई दोस्तों तीन तरह से होती है। जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है उच्च मेघ, जो बीच में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है मध्यम मेघ, ठीक है, जो नीचे पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है निम्न मेघ। समझ रहे हैं ना, मतलब बादल, भाई कुछ बादल नीचे होते हैं, कुछ बादल ऊपर होते हैं, कुछ बादल बहुत ऊपर होते हैं। उसी तरह से दोस्तों ये ऊंचाई के हिसाब से रख दिया। करा धरातल से उच्च मेघ, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मेघ हैं, ये कितने पे पाए जाते हैं दोस्तों, तो इनका जो ऊंचाई होता है दोस्तों ये लगभग 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर में पाए जाते हैं। और निम्न मेघ जो होते हैं दोस्तों ये 12 से लेके 6 के आसपास, 12 से लेके 12 से करो भाई 2 से लेके 4 किलोमीटर के आसपास दोस्तों इस तरह मिल जाते हैं। इनके बीच में दोस्तों आप पढ़ेंगे 4 से लेके 6 तक में, तो क्या मिल जाएंगे, मध्य वाले मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों एक कॉमन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में पूछा हो सकता है, इसके बारे में पूछ दे, इसलिए पहले से जानते रहें, ठीक है। करा उच्च मेघ के कौन से 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। शुरुआत में दोस्तों मैंने आपको मेघ का 3 प्रकार बताया था, जिसमें हमने कहा 3 चीजें याद रखिए। एक दोस्तों कपासी याद रखिए, एक दोस्तों पक्षाभ याद रखिए, और एक दोस्तों अस्तरी याद रखिए। 3 तरह के दोस्तों मेघ बताया था। लेकिन अभी आपसे उच्च मेघ, ये उच्च मेघ वाली जो श्रृंखला दोस्तों, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सबसे ऊपर दोस्तों पक्षाभ वाले मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सबसे ऊपर पक्षाभ मिलते हैं। तो ये पक्षाभ में दोस्तों 3 तरह की वैरायटी निकल जाती है। कौन कौन सी, एक तो दोस्तों क्या क्या मिल जाएगा, एक पक्षाभ हो जाता है, एक पक्षाभ अस्तरी हो जाता है, पक्षाभ अस्तरी हो जाता है, और कपासी पक्षाभ हो जाता है। क्या हो जाता है, पक्षाभ कपासी या कपासी पक्षाभ, ठीक है, कोई दिक्कत। पक्षाभ होता है, पक्षाभ अस्तरी होता है, और पक्षाभ कपासी होता है। ये 3 तरह के उच्च मेघ वाली श्रेणी में पाए जाते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर होते हैं वो पाए जाते हैं। सर दिखा देते तो बड़ा अच्छा रहता, आपने कहा और हमने दिखा दिया। देखिए ये नीचे वाले हैं जो वर्षा करते हैं। तो वर्षा करने वाले दोस्तों कौन कौन से मेघ हैं, सबसे पहले याद रखेगा, सबसे अत्यधिक वर्षा कौन करता है, तो अत्यधिक वर्षा करने वाले मेघ कौन से हैं दोस्तों, ये वर्षा स्तरीय मेघ हैं। इन पे स्टार लगा लीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों वर्षा कौन करता है, वर्षा करता है कपासी वर्षा, ठीक है, कपासी वर्षा, ठीक है। इसमें आपने पढ़ता था जो फुहार वाला होता है ना, फुहार वगैरह, ठीक है, धीरे धीरे वो हो जाता है। इधर दोस्तों एक कपासी है, ठीक है, और यहां कपासी वर्षा है, दोनों का मिलन हो गया तो कपासी वर्षा बन गया। इसी तरह से अस्तरी कपासी यहां पर है, और नीचे फॉग देख रहे हैं, यहां पर अस्तरी हो जाएगा, अस्तरी कपासी, और इधर कपासी वर्षा, ठीक है। ये और ऊपर जाएंगे तो यहां उच्च स्तरी मिलेगा। उच्च स्तरी में दोस्तों उच्च कपासी मिल जाएगा, पक्षाभ स्तरी मिल जाएगा, पक्षाभ कपासी मिल जाएगा, और ये पक्षाभ जो है दोस्तों ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर। कभी कभी पूछता है सवाल कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे, पक्षाभ। सबसे ज्यादा ऊपर कौन, पक्षाभ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वर्षा कौन, वर्षा स्तरी। इस तरह से दोस्तों याद रखेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं, फिर एक एक सवाल पे मैं आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। सवाल दे रहा है कि हिम के कणों से बने, किसके दोस्तों, किस कण से बना, हिम के कणों। हिम मतलब दोस्तों क्या हो गया, बर्फ के कण, ठीक है, बर्फ के कण से दोस्तों बने ऊंचे सफेद और पतले बादल को दोस्तों क्या कहते हैं। ये पहली बात दोस्तों, हिम के कण से बने होते हैं और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया इसी को कहते हैं पक्षाभ बादल। क्या कहते हैं, पक्षाभ बादल, ठीक है। और ये उच्च मेघ वाले श्रेणी में आते हैं। कहां आते हैं दोस्तों, उच्च मेघ। और आप जानते हैं उच्च मेघ मतलब क्या, 6 से लेके 12 किलोमीटर के आसपास दोस्तों ये पाए जाते हैं उच्च मेघ में, ठीक है। तो याद रखेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है पक्षाभ कपासी मेघ, ठीक है। ये दोस्तों ये भी उच्च मेघ का के अंतर्गत ही आता है। यह भी किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, उच्च मेघ के अंतर्गत आता है। उच्च मेघ मतलब 6 से 12 किलोमीटर के बीच में दोस्तों पाया जाता है। कह रहा पक्षाभ कपासी मेघ को कौन सा दूसरा नाम दिया जाता है, तो बड़ा भयानक नाम दोस्तों, इसका नाम है मैककेरल। क्या नाम दोस्तों, मैककेरल, ठीक है। मैककेरल पढ़ेंगे, मैककेरल ऐसे लिखिएगा तो याद हो जाएगा, मैककेरल, ठीक है। मैककेरल स्काई से कहा जाता है, किसे दोस्तों, जो पक्षाभ कपासी मेघ होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए पक्षाभ अस्तरी। ये पक्षाभ अस्तरी भी दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, आपने पढ़ा सर ये भी उच्च मेघ की मेघ में आते हैं, ठीक है। और ये उच्च मेघ बोलने का मतलब ये भी 6 से 12 किलोमीटर के दायरे में आ जाएंगे। कर पक्षाभ अस्तरी मेघों की उपस्थिति में आकाश का रंग कैसा हो जाता दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जहां रहते हैं ये दूध के समान श्वेत दिखते हैं।
कैसे दिखते हैं दोस्तों? दूध के समान श्वेत रंग के। इस वजह से दोस्तों आसमान का रंग भी कैसा हो जाता है? एकदम सफेद हो जाता है। नीला आसमान नहीं, सफेद दिखेगा दोस्तों आसमान। ठीक है, ये कौन से वाले आसमान होते हैं, बादल होते हैं जो आसमान को सफेद दिखाते हैं? ये पक्षाभ स्तरी होते हैं। क्या होते हैं? पक्षाभ स्तरी होते हैं। अब आपने उच्च मेघ पढ़ लिया, अब जो बीच में पाए जाते हैं उससे संबंधित देखिए। कह रहा किस मेघ को मोती की माला कहते हैं? जो सबसे ऊपर पाया जाता है, सबसे टॉप पे जो पाया जाता है। ठीक है, टॉप पे मतलब जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। कहां पर? जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है दोस्तों। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन पाया जाता है? याद रखिएगा, आपने पढ़ा था पक्षाभ मेघ, जो उच्च स्तरीय मेघ कहा जाता है, पक्षाभ। ठीक है, ये क्या हो जाता है दोस्तों? ये उच्च मेघ की केस में आता है। जो सबसे ऊपर आपने हाईलाइट किया था उसी को क्या कहते हैं? मोती की माला भी कहते हैं। तो ये सवाल भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा कौन सा मेघ वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर है? ठीक है, फिर से वही सवाल पूछ दिया भाई, घुमा फिरा कर। ठीक है, तो पुनः हमारा जवाब क्या हो जाएगा? पुनः हमारा जवाब हो जाएगा पक्षाभ मेघ। क्या हो जाएगा दोस्तों? पक्षाभ मेघ हो जाएगा। वही जो 6 से 12 किलोमीटर पे होता है वही। एक बार इमेज देख लीजिए ना। ठीक है, ये मैंने दिखाया था ना, ये वाला पक्षाभ मेघ देखिए, ये वाला, ये यहां पर जो पक्षाभ मेघ है सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है और इसी को मोती की माला कहा जाता है दोस्तों। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि रेसेदार दिखाई देने वाला मेघ कैसा? वो मेघी जो है दोस्तों कैसा दिखाई देता है? ये रेसेदार दिखाई देता है। ठीक है, जो रेसेदार दिखाई देने वाला मेघ होता है उसे क्या नाम देते हैं दोस्तों? तो उसे भी हम कहते हैं पक्षाभ मेघ। ठीक है, इससे कुल 3 तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, एक तो रेसे वाला होता है, एक दूध के समान सफेद होता है, इसे मोती की माला कहा जाता है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ये सभी किसकी बात करें? ये उच्च मेघ की श्रेणी में होता है। ऊंचाई 6 से लेकर 12 किलोमीटर के मध्य होती है। ये सारी बातें दोस्तों इससे संबंधित हैं। इतने तरीके से दोस्तों अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और आ गया ये, करा कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करते हैं? ये पक्षाभ वाले नहीं होते। ठीक है, प्रभामंडल अगर नहीं होता तो दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेगा ये पक्षाभ कपासी होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? पक्षाभ कपासी जो मेघ होते हैं दोस्तों, पक्षाभ कपासी मेघ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसे मैकेरल स्काई कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेरल स्काई के नाम से भी जाना जाता है। यही दोस्तों प्रभामंडल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, नहीं, पक्षाभ 3 प्रकार होते हैं ना, एक तो पक्षाभ होता है, एक पक्षाभ कपासी होता है, एक पक्षाभ स्तरी होता है। 1 मिनट, ये तो सही था दोस्तों, लेकिन 1 मिनट आप इसको सही करिए। ये पक्षाभ स्तरी होना चाहिए। प्रभामंडल जो बनाता है दोस्तों ये कौन होता है? ये पक्षाभ स्तरी होता है। बताया मैंने, सही है। ठीक है, ये पक्षाभ स्तरी मेघ होता है जो प्रभामंडल का निर्माण करता है। और दोस्तों ये जो मैंने मैकेरल लिखा था, मैकेरल स्काई जो लिखा था, ये मैकेरल स्काई किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये पक्षाभ कपासी को कहते हैं। ये सही है, लेकिन इसका यहां पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये पक्षाभ कपासी को कहते हैं, ये सही है। ठीक है, लेकिन ये स्तरी होते हैं। ये सूर्य और चंद्रमा का प्रभामंडल का निर्माण कौन करता है? जो पक्षाभ स्तरी होते हैं। ये आप नाम याद रखेंगे। शानदार सवाल है। कह रहा मध्य मेघ धरातल से, अच्छा मध्य मेघ की बात कर रहा है। अभी तक दोस्तों उच्च मेघ की बात कर रहा था, अब मध्य मेघ की बात कर रहा है। कह रहा ये धरातल से कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं दोस्तों जो मध्य मेघ होते हैं? तो दोस्तों ये मान के चलिए 4 से लेकर 6 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें भी एक चीज मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं किताब में मैंने ये भी पढ़ा है कि 4 से 6 किलोमीटर न लिख करके ये लिखा है 2 से 6 किलोमीटर। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर जो इसके नीचे निम्न मेघ है फिर वो तो एकदम नीचे पाए जाते हैं। हाँ, वो इतने नीचे होते हैं कि कभी कभी आप पहाड़ों पे चलते हैं तो बादल नीचे हो जाते हैं, आप स्वयं ऊपर चले जाते हैं। अगर आप पहाड़ों पे यात्रा किए हो, ट्रैकिंग वगैरह, तो आपको पता होगा इस बारे में। ठीक है, आगे बढ़िए, वैसे ये सही करिएगा। ठीक है, कह रहा है मध्य मेघ के कौन से 2 प्रकार होते हैं? ठीक है, अच्छा इसके पहले दोस्तों हमने जो पढ़ा था उच्च मेघ, जरा उसे याद कर लीजिए। हमने उच्च मेघ में कितने प्रकार पढ़े थे? 3 प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार पढ़ा था दोस्तों पक्षाभ, दूसरा प्रकार पढ़ा था पक्षाभ कपासी, ठीक है, और तीसरा प्रकार पढ़ा था पक्षाभ स्तरी। क्या पढ़ा था? पक्षाभ स्तरी। ये 3 प्रकार जो हमने पढ़ा था ये उच्च मेघ में पढ़ा था। और उच्च मेघ दोस्तों 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मध्य मेघ जो 4 से लेकर 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, इसमें जो 2 वैरायटी मिलती है आपको, इसमें कौन कौन सी मिलती है? एक तो मिलता है दोस्तों उच्च स्तरी। क्या मिलता है? इसका नाम ही उच्च स्तरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? उच्च स्तरी। और एक उच्च कपासी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक उच्च स्तरी होता है, एक उच्च कपासी होता है। बच्चा ही परेशान हो जाता है, सोचता है उच्च यहां लगा है जबकि पक्षाभ यहां लिखा है।
इस वाले उच्च के साथ ये पक्षाभ है, ये मध्य वाले के साथ उच्च लिखा है। यही दोस्तों लंपट वाला काम है। और मैं पहले खुद इस सवाल में बहुत कंफ्यूज रहता था, भाई बनाया किसने इसे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान देंगे यही है। आप स्पेशली इसे अस्तरी याद कर सकते हैं, कपासी याद कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी अस्तरी कपासी है, इसलिए दोस्तों कंफ्यूजन होता है। हमेशा ध्यान दीजिए पक्षाभ उच्च मेघ में आता है और उच्च वाले में मध्यम आता है, जो बीच वाले में होते हैं वहां आता है। बहुत कंफ्यूजन है, मेरा दोस्त न दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर आपसे गलतियां होती हैं। बराबर आप चाह के भी गलतियां करेंगे, लेकिन अगर इस बात को मेरे याद रखेंगे तो कम से कम कुछ समय के लिए आप बच जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कौन से मेघ भूरे रंग के होते हैं, उनका कलर दोस्तों चेंज हो गया, भूरे रंग के होते हैं और खराब मौसम के परिचायक होते हैं। पीछे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था साफ मौसम के बारे में। साफ मौसम के परिचायक कौन होते हैं दोस्तों, तो जो पक्षाभ मेघ होते हैं ये साफ मौसम के परिचायक होते हैं। लेकिन खराब मौसम के परिचायक कौन होते हैं, तो जो अभी आपने मध्य मेघ के अंतर्गत पढ़ा, जो मध्य मेघ के अंतर्गत पढ़ा, क्या आपने पढ़ा उच्च स्तरी, क्या पढ़ा दोस्तों, उच्च स्तरीय मेघ, ठीक है। ये उच्च स्तरीय मेघ जो होते हैं दोस्तों, यही दोस्तों खराब मौसम के परिचायक होते हैं, ठीक है। और पाए कहां जाते हैं, तो 4 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, करा कौन से मेघ पंक्ति बंद होते हैं, ठीक है। पंक्ति बंद या लहरों के रूप में होते हैं। पीछे दोस्तों मैंने बताया था रेशेदार के बारे में, क्या बताया था, रेशेदार, रसेदार नहीं, रेशेदार मेघ, ठीक है। रेशेदार मेघ कौन सा होता है दोस्तों, तो जो हमने पक्षाभ पढ़ा था, ये पक्षाभ मेघ जो सर्वाधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर दोस्तों जो पाए जाते हैं, यही दोस्तों क्या होते हैं, यही रेशेदार भी होते हैं। इन्हें मेघ की मोती कहा जाता है, मोतियों का मेघ या मेघ की मोती कहा जाता है, वो सब याद रखें। यहां आपसे पूछ रहा पंक्तिबंद या लहरों के रूप में जो मेघ होते हैं और ये भी स्वच्छ मौसम को दर्शाते हैं, तो ये उच्च कपासी मेघ होते हैं। क्या होते हैं, यहां उल्टा होता है, देखिए यहां भी उच्च। आपने ये पढ़ा दोस्तों, आपने पढ़ा कि जो मध्य मेघ होता है, मध्य मेघ 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है उच्च स्तरीय, एक होता है क्या, उच्च कपासी, ठीक है। तो उच्च स्तरीय वाला खूब मौसम खराब करेगा और उच्च कपासी वाला मौसम अच्छा होता है। ये दोनों अंतर है। मध्य मेघ में 2 तरह की वैरायटी वाले हैं, ठीक है। ऊपर वाले में तो वर्षा संबंध नहीं था, यहां पे वर्षा से संबंध है और केवल एक ही वर्षा करता है, वो कौन है, उच्च स्तरीय वाला, ठीक है। ये दोस्तों वर्षा से संबंधित हो जाएगा और कपासी वाला ये मौसम साफ रखता है, यही ये सवाल पूछ रहा है आपसे। अगला सवाल देखिए, खरा धरातल से 2 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ क्या कहलाते हैं, आप कह सकते हैं सबसे नीचे है, ठीक है। 2 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर अगर मिल रहा है तो दोस्तों ये कौन सा मेघ हो जाएगा, ये निम्न मेघ हो जाएगा। यहां पर वही काले मेघा बादल तो बरसा, ठीक है, वो काले मेघा वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये वाले मेघ होते हैं दोस्तों जो निम्न मेघ कहलाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ दोस्तों आज का यह सवाल फिर समाप्त हो गया। वैसे मेरा कोई दोस्त नहीं, क्लास जल्दी समाप्त हो जाए तो, ठीक है। मैं तो अपने पूरे एफर्ट से पढ़ाता हूं, कभी क्लास लंबी भी चलती, कभी क्लास छोटी भी हो जाती है, वो सवालों पर होता है। सवाल थोड़े आज आसान थे, उम्मीद करता हूं आपने याद किया होगा, ठीक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप सीक्वेंस में पूरी क्लास देखिए। अगर आप वाकई चाहते हैं एक एक विषय के एक एक टॉपिक पर आपकी मजबूती बने, तो समय दीजिए स्टडी 91 को, पूरा वीडियो देखिए, चाहे जिस भी टाइम आप फ्री होते हैं आप देखिए जरूर, ठीक है। इतने लेक्चर, जो 265 लेक्चर मायने रखता है यार। कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। बच्चे पूछते हैं सर किस परीक्षा के लिए, अरे भाई बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। आप दौड़ के जाते हैं एनसीईआरटी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अगर इतना भी पढ़ लिए तो आपका सारा काम हो जाएगा। मैं जानबूझ के आपको क्वेश्चन फॉर्मेट पढ़ाता हूं ताकि आपको यह पता चले कि भाई उस चैप्टर का निचोड़ क्या है, सवाल एक्चुअली में बनते कैसे। मैं चाहता तो शॉर्टकट में आता, 3-4 टाइप के जो बादल होते हैं एक बार में बताता चला जाता, उतने से काम है। आप सवाल देखिए, सवाल इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से शिद्दत से दोस्तों हम किताबों पर भी काम करते हैं। आप एक मौका दीजिए, लीजिए किताबें, तब ना समझ आएंगी, ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये किताबें आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आकर दोस्तों आप इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास ई बुक भी है, आप चाहें तो ई बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, यही आपसे निवेदन है। बाकी मैं निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहा हूँ, आप सहयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।